स्त्री व्यवहार से कोमल है तो विश्वास से सख्त भी है, स्वभाव से नम्र है तो जज्बात से दृढ़ भी है। हमारा ये शो ऐसी ही साहसी स्त्रियों की गाथा है जिन्होंने अपने साहस, अपने संघर्ष के बल पर अपना वजूद कायम किया है। वेलकम टू स्त्री शक्ति। लोहे के इरादे, स्त्री का साहस, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम करती स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। तालीम नहीं देनी पड़ती परिंदों को उड़ने की, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती जमीन पर चलने की। जिनकी आदत होती है मुश्किलों और रुकावटों से हार ना मानने की, वो लोग कुछ ऐसा ही कर गुजरते हैं जैसा कुछ हमारी आज की मेहमान ने करके दिखाया है। ये जन्म से ही दृष्टिहीन है, आंखें हैं पर उन आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन दिल में हिम्मत और मन में जज्बे की कोई कमी नहीं है। इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। 21 साल की उम्र में जब नॉर्मल देख सकने वाली लड़कियां अपने भविष्य के फैसले करने के लिए अपने माँ बाप की सलाह लेती हैं, उस उम्र में सुधा जी ने सरपंच बनकर अपने गांव के भविष्य का फैसला किया। हम सलाम करते हैं सुधा पटेल की स्त्री शक्ति को। जिंदगी ने इनकी राहों पर कई पत्थर बिछाए, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हौसलों से हर पत्थर को मील का पत्थर बना दिया। मिलिए सुधा पटेल जी से। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। सुधा जी, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बढ़िया। अच्छा सुधा जी, एक बात बताइए, जैसे कि हम जानते हैं आप जन्म से ही देख नहीं सकती हैं, तो इस वजह से आपको बचपन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बचपन में एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने वाला बच्चा महिला हो और उसमें भी एक ब्लाइंड बच्चे का पैदा होना, ये सबसे पहले तो माता पिता की समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि समाज ये इनको स्वीकृति नहीं देता। मेरे फादर और मदर को आके बोलते थे ये बच्चे को मार डालो ताकि वो बड़ी होके ये न सोचे कि उसको नहीं दिखाई देता। लेकिन आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, तो बड़े होते होते आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? माँ बाप ने तो बोल दिया कि मेरी बच्ची है, जैसी भी है मुझे मंजूर है। तो मैं और मेरी बहन राधा दोनों ब्लाइंड बच्चे हैं और दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया, पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। मुझे एमए बीएड तक पढ़ाया, मेरी बहन को बीए बीएड तक पढ़ाया। तो समस्याएं तो हर तरह से आती है, क्योंकि पहली समस्या शुरुआत में पढ़ाई की समस्या शुरू होती है कि बच्चे को पढ़ाए कैसे, पढ़ाए कहाँ। मुझे ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, अंध कन्या प्रकाश गुरु मेमनगर अहमदाबाद में। तो माँ बाप को पहले ही सुनना पड़ा कि बच्ची को रखना नहीं था ना घर में, इसीलिए आश्रम में भेज दिया। पहले मैं 7वीं तक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती थी, शारदा हायर सेकेंडरी में अहमदाबाद में मैं पढ़ी। तो तब तक तो ये सारी समस्या नहीं थी। और जहाँ जहाँ कॉलेज में वो एडमिशन लेने के लिए मेरे लिए जाते थे तो बोले कि ब्लाइंड है, हम कैसे पढ़ाए। अच्छा सुधा जी, ये बताइए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहती थी, वो शुरू में आपको एडमिशन दे नहीं रहे थे और उसी कॉलेज में आपने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, तो वो किस्सा बताइए। आनंद आर्ट्स कॉलेज जी, आनंद में, जो कॉलेज में मैं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई हो, मैं सेंट जेवियर्स हाई कॉलेज में अहमदाबाद में एडमिशन मिल चुका था, पर मेरे पापा ने बोला कि भाई अपने ही एरिया में पढ़ाई करो ताकि दूसरे बच्चों को भी एडमिशन मिले। 15 दिन पापा वहाँ एडमिशन लेने के लिए गए, उनको एडमिशन नहीं मिला मेरे लिए। तो मैंने बोला कि पापा एक काम करो, मुझे ही ले जाओ, अब मैं ही खुद का एडमिशन ले लूँगी। बोले कि वो लोग तो नहीं मानेंगे। मैंने बोला आप ट्राई तो करके देखो, मुझे आता है कैसे एडमिशन लेना। फिर उन्होंने बोला कि आप पढ़ोगे कैसे? मैंने बोला 12वीं तक कैसे पढ़ी, वैसे यहीं पे पढ़ूंगी। आपके लेक्चरर या प्रोफेसर्स या रीडर्स जो भी लोग हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने नहीं है मेरे लिए। उनको तो केवल सबके लिए जो बोलना है, सबके लिए जो करना है, वो मेरे लिए करना है। तो बोले कि आपको लास्ट बेंच पे बिठा दिया जाए तो मैंने बोला कान तो है ही ना, आंखों की कहाँ ज़रूरत है।
तो मैंने बोला आपके पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप ट्राई करके तो देखो, क्योंकि सबसे पहले मुझे सबको यही बोलना पड़ता है, ट्राई करके तो देखो, ट्राई करने में क्या हर्जा है, फेल हो जाऊंगे तो निकाल देना। तो वही दिन मुझे एडमिशन दे दिया, हॉस्टल में भी एडमिशन दे दिया वहीं के वहीं। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज गई, तो मैं खड़ी थी ऑफिस के पास, तो एक लड़की आई मेरे पास, बोले कि आप मुझे अपना दोस्त बनाओगी। मैंने वो आके एकदम से हाथ पकड़ के रोने लगी। उसको ये लगा कि भाई उसके भी दोनों बहनें डिसेबल थी, तो आके रोने लगी और बोले कि आप मुझे अपना दोस्त मानोगी। मैंने कहा ठीक है, कुछ क्या दिक्कत है दोस्त मानने में। तो फिर रोती थी, तो मैंने एक पोइम लिखी उस पर। तो मैंने ये लिखा कि रो नहीं मजबूरियों पर है जिंदगी, बस स्वर्ग ही स्वर्ग, आँख नहीं तो क्या हुआ, कोई अंग नहीं तो क्या हुआ, समस्त विश्व मेरा घर, रो नहीं मजबूरियों पर, रो नहीं मजबूरियों पर। आंखें नहीं होना ये कोई मजबूरी नहीं है, हौसला नहीं होना ये अपनी मजबूरी होती है। जो ब्लाइंड हो यहाँ एडमिशन लेने के लिए नहीं आते हैं, और सुधा ही पहली लड़की थी हमारे कॉलेज में जो फिज़िकली चैलेंज थी और यहाँ एडमिशन लिया। सुधा जिस तरीके से मेरे साथ में अटैच थी, शायद दूसरा विद्यार्थी नहीं था। मैं जब भी उसे पढ़ाती थी तो मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे देख रही है, लेकिन पता नहीं क्यों कई बार मुझे ये महसूस हुआ कि वो जब भी आवाज़ मेरी जाती है वो एकदम स्माइल देती मुझे। तो मैंने एक दिन सुधा से पूछा भी कि सुधा तुझे कैसे पता चलता है कि मैंने तुझे देखा। तो उसने यही कहा कि मैडम आपके आवाज़ के डायरेक्शन से मुझे पता चल जाता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या इतना भी कोई सेंसिबल हो सकता है। तो मेरे लिए तो सुधा आज भी आनंद आर्ट्स की बहुत प्रिय विद्यार्थिनी है। जैसा कि अमूमन देखने पर आता है कि नेत्रहीन लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है समाज में, उनको एक अलग निगाह से, अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ भेदभाव किया जाता था? पहले तो ब्लाइंड को ये सोचते हैं कि भाई ब्लाइंड लोग जो सिग्नेचर कर पाए ना, उनको थंब इम्प्रेशन हो, उनको नहीं। जो सिग्नेचर कर सकता है उनको आप चेकबुक, एटीएम और सारी चीज़ें दे दो। तो सिग्नेचर करने से ब्लाइंड नहीं मिट जाता। सही बात है, ठीक है ना, थंब इम्प्रेशन करो चाहे सिग्नेचर करो, ब्लाइंड तो ब्लाइंड ही रहेगा। पर इनकी ये सोच है कि जो सिग्नेचर कर सकता है उनको देना चाहिए। तो मैं एक बार गई थी एटीएम लेने, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने बोला कि यार एटीएम तो कैसे दे। तो फिर मैंने इनको ये बोला कि एक काम करो सर, आप मेरे साथ आओ। मैनेजर को सीधा मैं घर ले गई। मैंने देखो ये कंप्यूटर में यूज़ कर सकती हूँ, ये नेट बैंकिंग में कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें वॉइस सॉफ्टवेयर के जरिए मैं सारे काम कर सकती हूँ। आपका एटीएम दो, आप मुझे आपका पिन नंबर बताओ, मैं आपके पैसे निकाल के दे सकती हूँ। आप पैसे निकाल के मैंने बोला आप पैसे निकाल के दे सकते हो, आप मुझे एटीएम दे दो। फिर मेरा कॉन्फिडेंस देख के उनको लगा कि भाई रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे एटीएम दे दिया, बोले कि ये मेरे रिस्क पे दे रहा हूँ। मैंने बोला आपका रिस्क कोई रिस्क नहीं होता सर, टेंशन मत लो। तो उन्होंने मुझे एटीएम तो दे दिया। फिर अभी भी इनका रिलेशन मेरे साथ है, क्योंकि इनको एक एक्सीडेंट में इनकी 22 दिन के लिए आंखें चली गई थी। अच्छा। तो 22 दिन के लिए वो कोमा में चले गए, 8 महीने तक आंखें चली गई। तो उन्होंने बोला कि आपने उस दिन मुझे हौसला नहीं दिया होता कि ब्लाइंड लोग इतना कर सकते हैं, तो आज मैं 8 महीने नहीं निकाल सकता था। और 8 महीने में मैंने ये सोच के निकाले हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम टेम्पररी प्रॉब्लम है, सुधा जी का ये प्रॉब्लम तो परमानेंट प्रॉब्लम है। यदि वो परमानेंटली ये सारी चीज़ें कर सकती है तो मैं टेम्पररी क्यों नहीं कर सकता। मैंने पतंजलि चिकित्सालय खोला नडियाद में, मुझे बैंक ने कोई लोन नहीं दिया। फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, बैंक ने कोई लोन नहीं दिया। मुझे किसी न किसी समाज वालों लोगों से 5 लाख से ज़्यादा पैसे लेके काम शुरू करना पड़ा था। मैंने इनको बैलेंस शीट दिखाई, सारी चीज़ें की, तो भी वो लोग मानने को रेडी नहीं थे कि भाई मैं कुछ बिजनेस कर सकती हूँ। 3 साल के बाद मैंने इनको बोला कि भाई
अब मुझे 20 लाख की सीसी की ज़रूरत है, कैश क्रेडिट की, और मैं आपके बैंक में तभी जाके अकाउंट खोलूँगी, 1 महीने में यदि आपको मुझे सीसी देनी है तो मैं अकाउंट खोलूँगी, और जॉइंट अकाउंट नहीं खोलूँगी। मेरा हस्बैंड है, फिर भी मैं जॉइंट अकाउंट इसीलिए नहीं खोलूँगी कि आप मुझे ब्लाइंडनेस की वजह से लोन नहीं दे रहे हो। दोनों फॉर्म की मैं अकेली प्रोपराइटर हूँ, और मैंने बोला कि आपको मुझे मेरे लिए ही लोन देनी है, सीसी का देनी है, यदि आप दे सकते हो तो दो। फिर मैनेजर को विश्वास आया, मैंने सारी चीज़ें समझाई, मेरी बैलेंस शीट दिखाई, बहुत सारी उन्होंने जो इंक्वायरी करनी थी, मेरे स्टोर में आए, मेरे चिकित्सालय में आके देखा, सब देखने के बाद उनको लगा कि भाई मैं कर सकती हूँ। तब जाके मैंने बोला कि आज 1 दिसंबर को अकाउंट खुलवा रही हूँ, 30 दिसंबर को यदि सीसी नहीं हुआ तो आप ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। तो इनको उन्होंने 15 दिन में फिर मुझे 20 लाख की देना बैंक ने सीसी करके दे दी। आज भी मेरी सीसी बरकरार है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नेत्रहीन लोगों को चलने फिरने, उठने बैठने, जिंदगी में सब कुछ करने के लिए सहारे की जरूरत होती है, उन लोगों की सोच कितनी गलत है, ये जानने का वक्त आ गया है। सुधा जी सहारा मांगने वालों में से नहीं, सहारा देने वालों में से हैं। 21 साल की उम्र में पहली नेत्रहीन सरपंच बनकर सुधा जी कई गांव वालों का सहारा बनी। सुधा जी, एक बात बताइए, कॉलेज की कुर्सी से सरपंच की कुर्सी तक कैसे पहुंची, वो सफर हमें बताइए। कॉलेज में जब मैं एमए में पढ़ती थी तब 33% रिजर्वेशन का महिलाओं का वो था पंचायतों में। मेरे पापा का फ़ोन आया कि गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि तू सरपंच के रूप में अपना फॉर्म भर दे। दूसरे दिन फॉर्म भर दिया, और गांव वालों ने पहले ही, क्योंकि ये तो गांव की बेटी है, अपनी लड़की है, ये सारी सोच नहीं होती, कुर्सी की लड़ाई है तो भाई, तो इसमें तो ये सोचा कि भाई ये लड़की को कैसे फॉर्म भरने दिया। वहीं से एक तो संघर्ष शुरू हुआ कि भाई कलेक्टर को जाके बोला कि ये लड़की को फॉर्म क्यों भरने दिया। इन लोगों ने बोला कि जिसको वोट देने का अधिकार है उनको लेने का भी अधिकार है, इसीलिए उन्होंने एक हो गया कि भाई मैं सरपंच के रूप में वोट ले सकती हूँ और खड़ी रह सकती हूँ। मेरे साथ 12 लोग खड़े थे, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सोचा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो सरपंच का फॉर्म कैंसिल कर दे, यानी मैं खुद मना कर दूं कि मुझे नहीं इलेक्शन लड़ना नहीं है। ऐसे ऐसे लालच दे दिए, ऐसे ऐसे काम किए कि मैं बोल दूं कि भाई अब मुझे नहीं आगे बढ़ना है। स्त्री शक्ति मैंने एक सोच लिया, यदि मैं फेल हो गई तो आगे जाके कभी किसी को सरपंच नहीं बनने देंगे लोग। तो एक बार मैं सरपंच के रूप में एक भी रुपया गांव वालों को नहीं देके, गांव वालों की मैं आभारी हूँ, चांगा गांव की, कि जिन्होंने मुझे ये पद पे बिठाया। मैं रात को 9 बजे रिजल्ट आ गया कि मैं इलेक्ट हो गई हूँ, तुरंत कम्युनल राइट्स हो गए मेरे गांव में। मेरा पहला फर्ज बनता था कि गांव वालों को कैसे राइट से बचाया जाए। तो फिर मेरा काम ये हो गया, क्योंकि मुझे सारे नंबर्स बस सब याद रहते हैं, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि भाई मेरे गांव में ये हालत है। तो गांव वालों को लगा कि भाई अभी तो उसने सत्ता संभाली ही नहीं है, तभी से पहले से ये एक्शन लेने लगी, तो उसमें तो कुछ दम है कि भाई वो कर सकती है। पहला काम सबको जाके आश्वस्त करना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम ठीक ठाक हो जाएंगे। और पहली बार चांगा में कर्फ्यू लगा और 2-4 दिन में सारी स्थिति निपट गई, ठीक ठाक हो गया। तो एक दिन मेरी लॉ की एग्ज़ाम चल रही थी, यानी मैं सरपंच के साथ साथ शाम को पढ़ने के लिए जाती थी। मैंने लॉ के एग्ज़ाम के कारण मैं विद्यानगर में रुकी थी, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भाई यदि आप हमारी पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो हम आत्मविलोपन कर देंगे, आप जल्दी आ जाओ। फिर मैं फ़ोन रख के, मेरे अंकल आंटी ने हिम्मत दी, मैं एग्ज़ाम देने गई। वापस से आई तो तुरंत मेरे तलाटी को बांध में रख लिया था। इन्होंने बोला कि भाई सरपंच जब तक नहीं आएंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। मैंने मामलतदार, टीडीओ और पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसी हालत है, मैं अभी नहीं आ सकती, रात को आप पूरी स्थिति को संभाल लो। मैं दूसरे दिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गई। मैंने बोला अब एक काम करो, आपको क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने 3-4 हज़ार सिग्नेचर करवा के एक आवेदन पत्र दे दिया
कि आप हमारी समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो आपको सरपंच रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे और मेरे पापा ने बोल दिया कि यदि सरपंच के कुर्सी से रिजाइन नहीं करना है तो हमारे घर नहीं आना। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मतलब तो देखा जाए। आपके पेरेंट्स भी चाहते थे कि आप रिजाइन कर दो? नहीं, ये नहीं, उनको इतनी गालियां वालियां दी होगी, कुछ हैरेस किया होगा। जब भी आदमी थक जाता है कि भी मेरी बेटी के बारे में, मेरे बारे में ऐसा कह रहे, इससे अच्छा है कि वो रिजाइन कर दे। प्रेशर मैंने में बोला आके। प्रेशर लाके, तो मैंने बोला कि पापा एक काम करो, आप जा घर चले जाओ, मैं अपने आप देख लूँगी मुझे क्या करना है। मैंने बोला चलो एक बात समझा दो मुझे, ये सारे जितने पंचायत में लोग खड़े हैं, बैठे हैं, ये सारे लोग मुझे ये समझा दो कि पानी की समस्या कब से? बोले कि 1980 से। मैंने बोला उसमें मेरे पापा सहित, मेरे पापा भी सरपंच हैं, पापा सहित 3 सरपंच चेंज हो गए, 3 बार, 3 टर्म चली गई, और 3 में से एक लड़की सरपंच आई। जब तब आपकी नींद खुली, इससे पहले क्यों नहीं बताइए बात? हाँ, तो ये 16 साल से ये समस्या थी। मैंने बोला कि गुनाह तो आपने किया है कि वाटर वर्क्स के फ्यूज व्यूज निकाल के आपने छुपा दिए, पहले तो वो ठीक ठाक करो, नहीं तो इंडियन पिनल कोड की तरह तहत मैं आपको जेल में भिजवा सकती हूँ। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, महान संत कवि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, फिर भी उन्होंने जीवन की जिस खूबसूरती को देखा और भगवान की जिस मोहिनी सूरत का वर्णन किया, वो शायद ही किसी ने देखा और महसूस किया हो। उन्होंने जिंदगी को मन की आंखों से देखा, और मन की आंखें तन की आंखों से कहीं ज्यादा गहरी और पहनी होती हैं। सुधा जी, आप वो पहली औरत थी जिन्होंने एजुकेशन फॉर डिसेबल की ये मुहिम चालू की, और आप सन 1999 में टीचर बनी। तो आप उस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। ये सफ़र ये था कि भाई मैं सरपंच थी, मैं डिसेबल लोगों का सर्वे कर रही थी, और मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल बना के GCERT को गांधीनगर में सबमिट किया। तो बोले कि आपकी इनकम क्या? सरपंच को तो कुछ मिलता नहीं है। मैंने हाँ, बात तो सही है। तो उन्होंने बोला कि आप टीचर के रूप में काम करोगे? मैंने ठीक है, करूँगी बिल्कुल। और मुझे और मेरी बहन को जॉब दी। मेरे साथ 48 टीचर्स हैं और साथ काम कर रहे हैं। सुधा जी, नेत्रहीन लोगों के लिए क्या आज उतने स्कूल्स हैं, उतने ब्लाइंड स्कूल्स हैं जितने होने चाहिए? और जो स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको एक उचित तरह की सहूलियत दी जाती है? नेत्रहीनों के स्कूल्स तो है, इतने स्कूल बनाना, इनके लिए इतना स्टाफ मैनेज करना, ये पॉसिबल नहीं होता, इतना संभव नहीं है। तो हर बच्चे को उनका एजुकेशन का राइट है वो मिले और अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको परिवार वाले और समाज वाले, जो स्कूल में मेन स्ट्रीम में जो बच्चा पढ़ता है, मतलब सारे बच्चे एक सारे साथ, चाहे वो बच्चे एक साथ पढ़े और समाज में एक साथ, क्योंकि जो बच्चा साथ में पढ़ता है वो सारी उनकी जो भी तकलीफ है, इनकी जो भी ज़रूरत है वो पहले से ही समझ जाता है, तो इनको कोई काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो स्कैटर्ड नहीं हो जाते। दोस्तों, बहुत बड़ी सोच है और बहुत अच्छी सोच है। अगर एक स्कूल में सारे बच्चे एक साथ पढ़ने लगे, चाहे वो ब्लाइंड बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, तो ये जो भेदभाव का सिलसिला है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के विजुअली चैलेंज्ड बच्चे और इस स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस शालन चौहान। हेलो मैम। हेलो। स्त्री शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शालन जी, आप हमें प्लीज़ बताइए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और उनको किस तरह से शिक्षा दी जाती है? पूरे भारत में से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शिक्षा तो नॉर्मल स्कूल जैसे ही होते, करिकुलम सेम होता है, लेकिन उसके साथ साथ सिंगिंग का कंप्यूटर है, मसाज सेंटर भी हमारे यहाँ है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मीन्स बच्चों के अंदर जो छुपे गुण हैं उसको उभार के उनकी ज़िंदगी पूरी संवर जाए, ये प्रयास स्कूल का हमेशा रहता है। हमारे बच्चे कोई लॉयर बन रहा है, कोई IAS बन रहा है और कोई CA भी बनना चाहता है, तो स्कूल पूरी तरह से उनको हेल्प करती है। बहुत बड़ा काम कर रही है। मेरा नाम जुनीटा है, मैं एक स्पा चलाती हूँ। मेरा स्पा इतना यूनिक है, यूनिक इसलिए है कि यहाँ पे जितने भी थेरेपिस्ट हैं वो सब विजुअली इम्पेयर्ड, वो सब ब्लाइंड है, और इसीलिए ये स्पा इज़ विद अ डिफरेंस। एक ब्लाइंड स्कूल से फ़ोन आया कि आप इन्हें सिखा दो। 6 महीने की कोर्स हो गई,
और मैं नेक्स्ट बैच शुरू कर रही थी, तब ये सीनियर बच्चे आके बोलते कि मैडम हमें कोई जॉब नहीं देता, आपने कहा वी आर द बेस्ट, लेकिन जॉब तो नहीं मिल रहा है हमको। तब जाके सोचा कि इनको नौकरी मैं दे दूँगी, और तब जाके मेटा पैदा हो गया। मेरा नाम ललिता, मैं मेटा फूड स्पा में काम करती हूँ, मसाज का। यहाँ काम करने से पहले मैं गोरेगांव इंडस्ट्री में पेन कंपनी में काम करती थी, लेकिन उधर थोड़ा सैलरी भी कम था और मुझे उधर मेरा लो विजन है, तो मुझे उधर चेकिंग वेकिंग का काम नहीं जमता था। तो मेरे सीनियर जो है तो मुझे थोड़ा मतलब बड़ी आवाज़ में बात करते थे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा ये लोग का रोज़ रोज़ सुन के लेने से अच्छा मैं कुछ और करूँ क्या। महालक्ष्मी में जो नैप सेंटर है उधर मैंने मसाज का कोर्स किया है। मेरे फैमिली में तो मेरा देवर है, मेरे ससुर जी है, मेरी ननंद है, मैं और मेरा हस्बैंड। मेरा हस्बैंड जो है वो भी टोटली ब्लाइंड है, तो वो लोग को तो अच्छा लगता है ये टोटली ब्लाइंड रह के ये लोग इतना दूर काम पे जाते हैं आते हैं, वो लोग को अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर सिमरन हूँ। मेरे एक पेशेंट ने मुझे रेकमेंड किया था ये प्लेस। जब से पता पड़ा है मैं अभी आती रहती हूँ यहाँ पे, बहुत रेगुलरली आती रहती हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये स्पा इसलिए अलग है कि हम लोग यहाँ फैमिली जैसे रहते हैं। हमने स्पा को हमारा एक मंदिर जैसे रूप दिया है। मैं स्त्री शक्ति को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारी स्टोरी शो पे दिखा दी। अब मैं इन बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगी। बच्चों, सुधा जी नेत्रहीन होने के बाद भी गांव की सरपंच बनी, इतने बड़े बड़े काम इन्होंने किए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? उनसे यही सीख मिलती है कि हर इंसान को, चाहे वो कुछ भी उसको हुआ हो, लेकिन उससे आगे बढ़ना चाहिए और इस तरीके के काम या और किसी तरीके के काम इस प्रेरणा के साथ यहाँ से जाना चाहिए हमें कि हम आगे कुछ कर सकते। किसी भी हाल में हमें हार नहीं मानना चाहिए, है ना बच्चों? अच्छा दीपांशु, आप इतनी देर से एकदम चुपचाप बैठे हैं, क्या आपके मन में कोई सवाल है जो आप सुधा जी से पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछिए। सुधा आंटी, आपका फेवरेट गाना कौन सा है, गा के दिखाएं, क्योंकि हम लोग अपने स्कूल में गाना सीखते। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस है मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस है मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। बहुत ही मीठी आवाज़ है आपकी। आप इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये बच्चे को और भारतवर्ष में जितने भी विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या तो डिसेबल बच्चे हैं, इनको यही कहना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं। क्या बात है, हम किसी से कम नहीं। अचीवमेंट की बात पर यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सुधा जी को विदेश बुलाकर भी सम्मानित किया जा चुका है। सुधा जी, जब आपको विदेश बुलाकर सम्मानित किया गया, उस वक्त के अनुभव के बारे में आप हमें कुछ बताइए। मुझे 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का अमेरिका में 97 में 18 नवंबर को जब अवार्ड मिला, वो अवार्ड था पर्सनल इम्प्रूवमेंट अकॉम्प्लिशमेंट का, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल की ओर से मुझे बुलाया गया था। मेरे अंकल ने बोला था मुझे कि आई विल पुट यू टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने जो मेरे लिए काफ़ी मेहनत की थी, मुझे सरपंच के रूप में सक्सेस दिलाने के लिए और सारे काम मेरे से करवा के अवार्ड तक पहुंचाने के लिए, तो वो सिद्ध हो गया। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। एक पल के लिए मैं सबके लिए अजनबी थी और स्टेज पे जब अवार्ड लेने के बाद सबके लिए मैं एक जानकार पर्सन हो गई, यानी सबके लिए एक मैं प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके बाद का जो रिएक्शन था इनका, सब लोग मुझे पिन अप करते थे, हर कंट्री के अलग अलग पिन लगाते थे मेरे ड्रेस पे, हक करते थे। तो तब से मैंने सोच लिया कि मैं इतना काम करूँगी, अवार्ड लेके मैं केवल बैठी नहीं रहूँगी, ताकि ये अवार्ड भी डिज़र्व कर जाए। कि अवार्ड पे अवार्ड मिलते रहे वो बात अलग है, पर मैं समाज के लिए खुद एक ऐसा जीवंत अवार्ड बन जाऊँ ताकि लोग मुझे मिलते ही उनके दिलों में खुशियाँ मिलने लगे। तो मैं ऐसा कुछ काम करूँ जिसके लिए मैंने बाबा रामदेव जी से रिक्वेस्ट करके और 2.5 साल की मेहनत के बाद पतंजलि चिकित्सालय लिया और मैंने सोचा
कि सबके स्ट्रेस दूर करके इनकी हेल्थ पे सबसे बड़ा काम कर दिखाऊं, ताकि सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सबके मुंह पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। सुधा जी, आपके इस हौसले को, इस साहस को स्त्री शक्ति सलाम करता है। दोस्तों, सुधा जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो हर चुनौती से टकराने और उसे हराने के बाद अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाती है। सरपंच की जिम्मेदारी और टीचर का फर्ज निभाने के बाद सुधा जी का अगला मोर्चा था बाबा रामदेव का पतंजलि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चलाना। अब ये बताइए कि आपने ये कारनामा कैसे करके दिखाया? बाबा जी के प्रोग्राम आया करते थे टीवी में, और रात को मुझे नींद नहीं आती थी। यूँ तो मैं बहुत सोने वाली हूँ पर तो मैं प्रोग्राम देखा करती थी सुबह 4 बजे उठ के। एक प्रोग्राम देखा तो अच्छा लगा, दूसरा प्रोग्राम देखा तो और भी अच्छा लगा, तो मैंने देखती गई तो एक ऐड आती थी कि भाई किसी को योग विज्ञान शिविर में आना हो तो आ जाए। मैं बाबा जी को मिली, मैंने बोला कि स्वामी जी एक बात बताऊं, मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे कोई योग शिविर के टीचर के रूप में, कोई योग टीचर के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं होंगे, और मैं फॉर्म भर के जाऊँगी तो उसका कोई जवाब नहीं आएगा। बोले ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैंने 100% बोल के जाती हूँ, आप मुझे डेट दीजिए, कौन सी डेट को मुझे आना है। क्या बात? तो मैंने इनसे डेट ले ली। 6 अक्टूबर 2005 को मैं योग शिविर में पहुंची। मुझे शिविरार्थी के रूप में एडमिशन दिया गया, और फिर 8 दिन तक ये लोग सबको टीचर यानी ट्रेनिंग में मैं भी बैठती थी, पर मुझे शिविरार्थी गिनते थे। मैंने मौका पाते माइक ले लिया प्रेयर गाने के बहाने, और मैंने बोला कि बाबा जी अब बताओ कि मैं योग टीचर बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती। बोले बेशक बन सकती हूँ, उसको 2-2 बैनर दे दो, 2-2 आईडी दे दो। मैंने अभी तक आईडी नहीं दी है। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि ये लोग सोचते हैं कि भाई ब्लाइंड लोग योगा नहीं कर सकते, योग टीचर के रूप में काम नहीं कर सकते, यानी नॉर्मल लोगों को नहीं सिखा सकते। तो एक भरत भाई गोहिल ने मेरी हेल्प की, और मैंने 52 शिविर यानी 52 शिविर लगाए कि, और सारे फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप सब भेज दिया, ताकि वो लोग मानने को मजबूर हो गए कि भाई मैं योगा कर सकती हूँ। और फिर एक शिविर में वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल पेटलाद में मैं अकेली बैठी थी, सबके इंतज़ार करते, क्योंकि वहाँ चल रहा था। तो मुझे सोच में आया कि मैं भी पतंजलि चिकित्सालय चला सकती हूँ बाबा जी का। मैंने मेरे साथी को बोला कि भरत भाई ये चलाना है, मुझे आनंद में चाहिए। आनंद में किसी और को दे दिया, तो मैंने बोला अब नडियाद में चाहिए 1 साल बाद। और फिर स्वामी जी को मैंने बोला कि स्वामी जी मुझे ये काम करना है। स्वामी जी ने तुरंत सिग्नेचर की, पर इनके जो कुछ कार्यकर थे उनको ये लगता था कि मैं ब्लाइंडनेस की वजह से ये सारे काम नहीं कर सकती, क्योंकि 300-350 प्रोडक्ट्स है, इनको बेचना, इनको संभालना, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मैंने एक तय कर लिया कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो हर 3 महीने में जितनी भी शिविर होती थी, जितने भी कार्यक्रम होते थे बाबा जी के, इन सब में मैं जाया करती थी, और एक ही डिमांड करते थे, मुझे पतंजलि चिकित्सालय दे दीजिए। और एक दिन आके उन्होंने बोला कि आप कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाना। मैंने बोला डिपॉजिट नहीं है। बोले डिपॉजिट किसने मांगी है आपसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके जाना। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चली आई, और 2.5 साल के बाद मुझे इन्होंने दिया। जब मैंने इनको यही बोला था कि 1 साल करके देखो, यदि मैं नहीं कर पाई तो मैं आपको स्वयं वापस कर दूंगी, और यदि मैं कर पाई तो आपको मुझे क्रेडिट देनी पड़ेगी। 9/9/2009 से ये कार्य मैंने शुरू किया, आज 5 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, सुधा जी की जिंदगी और उनके संघर्षों के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। एक मशहूर गाना है जो आप सबने सुना होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब जो मेहमान हमारे मंच पर आ रहे हैं वो फिक्र को धुएं में नहीं, हंसी में उड़ाते हैं। तो तालियों से स्वागत कीजिए हंसी के बादशाह राजू श्रीवास्तव जी का, और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्लीज बैठिए। राजू जी, शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्त्री शक्ति के मंच पर। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, आपने देखा जी कि नेत्रहीन होने के बाद भी
सुधा जी की जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। वो पहली महिला सरपंच बनी, पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चला रही हैं, वो एक अध्यापिका है। तो शिखा जी, आप सुधा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल सही। सुधा जी जैसे लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, धक्के खाए हैं, भूखे रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कुछ भी नहीं है सुधा जी के सामने। तो मुझे लगता है कि आपको देख के ये बात तो प्रूव हो जाती है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ हमें बताएंगे? अगर मैं एकदम शुरुआत में जाऊं अपनी ज़िंदगी के, तो जाहिर है कि मैं अपने मोहल्ले में, कानपुर में किसी को जोक सुनाता था, किसी को चुटकुले सुनाता था। कुछ हंसते थे, कोई कहते थे कोई काम है, ये क्या है, ये तो बिगड़ गया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, जोकरी ही करता रहता है। लेकिन मुझे तो मज़ा आता था, लोग हंसते थे तो मैं इंजॉय करता था। और बस वो आदत जो है डेवलप होती चली गई। मुझे तो पता नहीं था ये कोई प्रोफेशन है, आगे चल के इसी में नाम हो जाएगा या दुनिया में हंसाने वालों की इतनी डिमांड हो जाएगी, मुझे तो पता नहीं था। सब लोग कहते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ सरकारी नौकरी करो, ये है वो है, लेकिन मेरा मन इसमें लग चुका था। एक दिन तो क्या हुआ कि अचानक घर पे पुलिस आई। अरे पुलिस क्यों? पुलिस आई और है, और राजू है, हाँ निकालो। अब मेरी माँ परेशान, वो कहती थी अब नौटंकी तो करते थे, अब पुलिस का आना बाकी था, पुलिस भी आ गई। और बोले ले जाओ भैया, इनको ले जाओ। और वो पकड़े, जीप में बैठा दिया। हम भी ऐसे डरे हुए बैठे हुए, मेरे बीच में से बैठा हुआ एक हवलदार इधर एक इधर, एक चला रहा है, मैं बैठा जा रहा हूँ। मतलब क्या बात हो गई, अचानक क्यों पुलिस आई लेने? चला वो तो वहीं पता चलेगा, साहब बताएंगे। और डरे हुए, खैर जीप घूमते घूमते एक पुलिस लाइन में पहुंची और एक ऑफिसर ने कहा, वेलकम राजू श्रीवास्तव, वेलकम टू आवर पुलिस लाइन। अरे वाह। आज पुलिस लाइन में एक फंक्शन है और वहाँ आपको परफॉर्म करना है, कॉमेडी। तो हमने कहा लेकिन आपको पैसे कैसे पता चला कि मैं ये करता हूँ? बोले तुम चौराहे पे करते रहते हो तो कई बार पुलिस तुम्हें उठा चुकी है और तुमने थाने में भी सुनाया था, तो वहाँ से रिकमेंडेशन हुई। तो जाके फिर मुझे सांस में सांस आई, तो मैंने कहा मैं तो कपड़े वपड़े लाया नहीं हूँ। तो बोले वो ड्रेस यहाँ से मिल जाएगी, अच्छे कपड़े पहना है। हमने शाम को परफॉर्म किया और पुलिस कमिश्नर वगैरह आए, उन्होंने बुके वुके दिया, शॉल दिया, खुश हो गए। अब मैं अंदर से छटपटा रहा था कि यार ये सब हो रहा है और मेरे मोहल्ले वाले नहीं देख पा रहे। शॉल लिए हुए और बुके लिए हुए जब मैं घर की तरफ आया तो कुछ लोग मोहल्ले के बोले किसका लेके भागा है? तो भागे नहीं है, ये हमको मिला है। तो एक बोलता है हाँ वो तो जो शर्ट उतारोगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ मिला है। तो ये कभी नहीं भूलता हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। एक बार एक होटल के बैंकेट हॉल में मुझे परफॉर्म करना था किसी फंक्शन में। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, लोग अरे राजू श्रीवास्तव आ गया। थोड़ा थोड़ा लोग जानना शुरू हो गए थे। आ जाओ भैया, अरे वो कॉमेडी करे, देखो राजू श्रीवास्तव, भाई जी देखो राजू श्रीवास्तव आ गया। आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे माइक लियो भाई। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। वो हंसाएगा भाई, हंसो। मैंने किया, परफॉर्म किया पूरा 1 घंटे, हंसा के जब बाहर निकला तो एक आदमी, ये आने का टाइम है, कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ, कितना परेशान हो गए, पार्टी कितनी भड़क रही मेरे पे। तो हमने कहा मतलब लोग बैठे हुए हैं यार, तुम्हारा प्रोग्राम रुका हुआ है। तो हमने कहा मैंने तो अभी प्रोग्राम कर दिया। अभी कहाँ कर दिया? हमने सामने वो ग्राउंड फ्लोर पे। अरे कहाँ कर दिया, बुकिंग तो 2nd फ्लोर पे थी। तो वहां कोई और प्रोग्राम चल रहा था तो मैं गलत जगह प्रोग्राम कर रहा है। स्त्री शक्ति। राजू जी, आज हमारे साथ यहाँ सुधा जी के हस्बैंड सतीश जी भी मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार। सतीश जी, क्या आप राजू जी से कुछ पूछना चाहेंगे? एक छोटा सा एक ही प्रश्न है जी हमारा। एक आध कोई एक ही खाली एक ट्रिक बताइए कि जैसे आप दुनिया को हंसाते हैं, हम भी हमारी धर्मपत्नी को ता जिंदगी हंसा सके। क्या बात है। मुझे रोमांटिक चीज याद आई। हर घर में वाइफ तैयार होते होते, मेकअप करते करते जरूर पूछेंगी कैसी लग रही हो, कैसी लग रही हो? हाँ अच्छी लग रही हो। साड़ी
हाँ साड़ी भी अच्छी है। झुमके के साथ जा रही है? हाँ जा रही है। ये चूड़ियाँ जा रही है ना? जा तो कहीं नहीं रही है यहीं पे मगर अच्छी लग रही है। कभी तारीफ दिल से भी किया करो। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है बन के लपे कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा। एक ही गाने में दोनों को खुश कर दिया। वैसे हम लोग स्त्री शक्ति की बात कर रहे हैं। आज की जो स्त्री है, ये सबको मानना पड़ेगा, वो कोई अबला नहीं है। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर सुधा जी हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। सतीश जी और सुधा जी की एक अनोखी जोड़ी है और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सरप्राइज हो रही हूँ सुन के और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चीज़। तो मैं सतीश जी से पूछना चाहूँगी कि आप बताइए आप कैसे मिले और ये सब कैसे हुआ? हमारी सुधा से मुलाकात तकरीबन 2.5 साल पहले, जब हम लोग पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे थे ऑल इंडिया में, तो मेरा गुजरात जाना हुआ और अहमदाबाद में हमने करीब 650 कैंडिडेट्स थे टोटल अक्रॉस द स्टेट। उन सबको इंटरव्यू के लिए अहमदाबाद बुलाया था। उनमें से एक ये भी थी, मुझे नहीं पता था। तो मेरे जो सीनियर थे, मैं स्क्रीन करके आगे भेज रहा था मेरे सीनियर के पास, लेकिन ये डायरेक्ट पहले सीनियर के पास चले गई। तो एडजॉइनिंग रूम था, तो आवाज़ आ रही थी। मैंने कोई महिला की आवाज़ आ रही थी, तेज तेज क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन कैरियर में 25 साल के कैरियर में मैंने कोई महिला को डिस्ट्रीब्यूटर देखा नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि ये ब्लाइंड है। तो मैं से किसी काम से उस रूम में भी गया, तो ये बैठी हुई थी, बात कर रही थी। मैंने नोटिस भी नहीं किया कि ये ब्लाइंड। जिस फ्लो से ये बात कर रही थी इंटरव्यू में, मुझे एक क्षण भी नहीं लगा कि ये ब्लाइंड भी हो सकती हैं। ठीक बात, करेक्ट। तो वो हमारी पहली मुलाकात थी। तो वो भी एक फर्स्ट इंप्रेशन था। बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ, पता लगा कि ये तो ब्लाइंड है और इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाना है हमको नडियाद। तो हम जब सेकंड टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नडियाद गए, तो इनका पूरा चिकित्सालय ऑलरेडी था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। 15-20 जनों का स्टाफ था, सब कुछ मैनेज कर रही थी ये। और वहाँ बैठे बैठे चाय नॉर्मली बाहर से मंगाई जाती है। हाँ। जाते हैं ना आप, तो इन्होंने खुद ने बोला मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा ये एक और सरप्राइज है। ये खुद गई, ऊपर ही इनका रेजिडेंस था उस समय, ऊपर ही रहती थी, और खुद चाय बना के लेके आई। तो ये एक हल्की सी मुलाकात हमारी हुई। हमारी नज़र में सुधा जी में बहुत सारी खूबियाँ हैं। आपको उसमें से एक खूबी कौन सी है जो बहुत इम्प्रेस कर गई? आँख वाली नहीं होके भी ये आँख वालों से कई गुना ज़्यादा काम कर सकती है। फिजिकली भी कर सकती है और मेंटली तो एक्सट्रीमली हाई। आँख वालों से बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर ही ऑपरेट कर लेती है, सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेती है, अकाउंट्स इनको पूरा आता है। क्या नहीं आता? किससे कैसे बात करनी है, किस अथॉरिटी से किस तरीके से बात करनी है। शी नोज एवरीथिंग। आई एम जीरो। दैट्स इट। पतंजलि चिकित्सालय के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिली और मेरे पतिदेव सतीश जी भी मिल गए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। सुधा जी कैसा लग रहा है आप? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है। तो सुधा जी आपके मन में कुछ है ऐसा जो आप राजू जी से पूछना चाहेंगे? राजू जी आपके कॉमेडी शो तो मैंने बहुत देखे हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और घर में बाहर आ जाती है। पर आपने जहाँ से शुरू किया था शोले के डायलॉग से, ये आपका कैरियर जी, वो कुछ बता दीजिए। अभी चूंकि स्त्री शक्ति में बैठे हुए हैं तो हम बताएंगे, अगर गब्बर, कालिया, सांभा, ठाकुर
ये सब अगर स्त्री होती तो शोले कैसी होती। अब ये गब्बराइन, फीमेल गब्बर। बहनी, ए बहनी, कितनी औरतें रही हैं? चाची, 2 औरतें, तब हूँ करमजली खाली लौट आई बगैर कोछा के। का अपने लड़का उनका दूध पियावे जल्दी रही का? सत्यानाश है कि सजा मिली, चप्पल चप्पल मारे तो खाली लौटी है, फालतू बात करती है। और तोहार का हुई कल्लो, चाची दुआ करो लड़का होए। क्या 3-4 बिटिया पहले से हैं। सत्यानाश जाए, अपनी स्वार्थ लेके बैठी हैं। अच्छा ये बताओ होली कब है? होली कब है? कब है होली? चाची कभी कभी करवा चौथ भी पूछ लिया करो। करवा चौथ कब है? तीज कब है? होली, होली आदमी का त्योहार है। अरे भैया होली गुजिया की तैयारी करे पड़े थे ना, आलू बालो पापड़ सुखाओ, एक हमारे पूछी तो होली कब है, होली कब है। अच्छा ये बताओ कितना इनाम रखे सरकार हम पर? चाची एक कौड़ी की इनाम नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आदमी के ऊपर इनाम है गब्बर के। तुम जबरदस्ती वो माँ अपने का चिपकाए हो। फालतू बात ना किया करो। खुद तो जाती नहीं कहूँ, ब्यूटी पार्लर में दिन भर बैठी रहती हो। डाका मारे हम लोग जाते हैं, सारे डाकू लोग जाते हैं जीप से बंदूक लेके। ये हमको भेजती है स्कूटी से। स्कूटी हम कह रहे कोई अच्छी बंदूक दिला दो, तो क्या दिए हैं? बेलन और चिमटा दिए हैं। कह रहे यही से मारा करो, कोई कुछ कहे तो चुटिया चुटिया मारो। फालतू बात करती रहती हो। और ये ना कहा करो अब आएगा मजा, अच्छा नहीं लगता है उम्र में, ये सब फालतू बात ना किया करो। हाँ, और ये क्या बोली रहे हो? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो कौन ऊंट रहा है ना, तब ऊंट पहाड़ के नीचे। फालतू बात करते। अच्छा थोड़ा नाच गाना दिखा दो हमको, हम लोग अच्छे घर की, हम तवाइफ नहीं है तो तुमको नाच दिखाएं। फालतू बात करती हो। और चाची धोती पहन के वहाँ डाका डालने ना जावा करो। कल हम लोग धोती पहन के गए, वहाँ फंस के झाड़ी में गिरे। हम लोग कह रहे स्कर्ट पहना दो, वो पहना दो, कहती नहीं भले डाकूगिरी करो लूटो मगर रहो अपने संस्कार में। और कल ये हमसे बोली चाची, कल बोली कि फलाने ठाकुर के यहाँ चलना है, डाका डालना है, शादी का घर है, कुछ जेवर वर मिली। हम लोग तैयार होकर चली गई। वहाँ ही खुद गई, सब औरतों के बीच में बैठे मेहंदी लगवाने लगी। मेहंदी लगवाने लगी और रात भर गाई हैं वहाँ बन्ना गीत गाई, औरतों के साथ ढोलक बजा वो गाना गाई हैं। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब कोने में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं। सत्यानाश है, हम लोग को कोई नौकरी मिल जाए तो इनकी डाकूगिरी छोड़ दे। डाकू बनी है। क्या बात है। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। सुधा जी, आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अपने पति के बारे में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जन्मों जन्म वो मिलते रहे, क्योंकि उनके हर एक्शन केवल मुझे ध्यान में रखते वो करते हैं। कभी कभी मुझे भी ये सोचती हूँ कि वो जितना मेरे लिए करते हैं मैं कुछ क्या उनके लिए कर सकती हूँ, क्योंकि इनकी नज़र में वही रहता है कि मुझे कैसे खुशी मिल जाए। क्या बात है। इस वक्त मेरी नज़र में सतीश जी का और सुधा जी का ये सबसे बेहतरीन जोड़ा है। मैं सुधा जी से पूछना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ घर मैनेज करते हैं तो इतना मुश्किल होता है, आप पतंजलि आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी चलाती हैं और घर भी संभालती हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं इतना कुछ? देखो, आदमी में जब हौसला होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है तो सारी चीज़ें मैनेजेबल है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब जो लोग बना सकते हैं वो काम दूसरों को देके, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं करूँ। क्या बात है। सुधा जी, आपके जीवन के संघर्ष के बारे में बातें करते करते और आपकी मज़ेदार बातें सुनते सुनते वक्त कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। समीक्षा जी, मैं तो सुधा जी और सतीश जी को आज मिलके बहुत धन्य हो गया। आपने जो कुछ कर दिखाया है
तो वो एक प्रेरणा का काम करेगा। सुधा जी के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इनको देख के लगता है कि अगर हमारे आपके घरों में थोड़ी बहुत परेशानी है या कोई तकलीफ़ है तो कुछ भी नहीं है ना, तो सबको आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी शिखा ने आई डोनेशन का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा है। क्या बात है। तो और ऐसे मौके पर आप दोनों को देख के मैं यही कहूँगा, लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, मैं मुश्किल को ही मंजिल समझता हूँ। क्या बात है। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे पिछले एपिसोड के विनर का नाम जानने का। हमारे ज्योति नवड़े के एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है सन 2005 और हमारे विजेता है राहुल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। हमारा आज का सवाल है, सुधा पटेल इस वक्त कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चला रही हैं? अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई हो या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया हो तो आप हमें जरूर लिखिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जब भी आपको कोई कहीं पे भी कोई अनाथ बच्चा दिखता था, कोई बेसहारा बच्चा दिखता था, तो आप उसको उठाती ना, पालती थी? उठाती ना। रेलवे में मिलते थे, कई रेलवे स्टेशन पे रहते थे जिसका कोई नहीं था, बहुत ठंड पड़ती थी, वो कुड़कुड़ा रहे थे, उसके आंग पर कपड़ा नहीं था, मैं उसके आंग पर कपड़ा डालती, मैं उसको खिलाती, उसको मैं अपने पास लेती।